नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईएएस कैडर के नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखने वालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है कि इस संशोधन से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताई गई सेवाएं भविष्य में कमजोर होंगी। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इससे राज्य के अधिकार कम करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसके विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने इस कदम को भारत की संवैधानिकता के बुनियादी ढांचे का विरोध करार दिया। बता दें, राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर विपक्षी ही नहीं, एनडीए व बीजेपी शासित राज्य भी विरोध कर रहे हैं। एनडीए शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय शामिल हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित इलाके कैराना में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बीजेपी ने कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हुकुम सिंह इस सीट से कई बार विधायक रहे थे। अमित शाह कैराना के बाद मेरठ भी जाएंगे और वहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अलीगढ़ और बुलंदशहर में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती के सक्रिय न होने पर हैरानी जताई। प्रियंका ने कहा कि मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न होने पर बेहद हैरान हूं। उन्होंने कहा कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगा था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम बीच चुनाव में हैं और वो अभी एक्टिव नहीं है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। प्रियंका ने इसके साथ ही कहा कि हो सकता है कि वो बीजेपी सरकार के दबाव के कारण चुप हों। बता दें, मायावती ने आज ही चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है कि अगर यूपी में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होती है तो वो बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यूपी में जिस तरीके की लड़ाई देखी जा रही है उससे साफ है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की लड़ाई है। वहीं कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, यह हमारी पार्टी का तरीका है, हम कहीं सीएम चेहरा घोषित करते हैं और कहीं नहीं। चुनाव आयोग आज इस बात पर फैसला करेगा कि राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियां, रोड शो करने की इजाजत दी जाए या नहीं। चुनाव आयोग ने जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था उस दिन ये भी कहा था कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, पदयात्राएं, रैलियां और अन्य चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। 15 जनवरी को समीक्षा करने के बाद आयोग ने इन पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। आयोग ने कहा था कि ये 22 जनवरी को हालात की समीक्षा करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात कोरोना के चलते बन रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग चुनावी राज्यों में किसी तरह के बड़े चुनावी कार्यक्रम करने की इजाजत देगा। ओडिशा सरकार के 2 अधिकारियों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान उन पर कुर्सी से हमला कर दिया और पीट कर देवाशीष महापात्रा नाम के अधिकारी का हाथ तोड़ दिया। देवाशीष और अश्विनी कुमार मलिक नाम के अधिकारियों का आरोप है कि हम अपने साथ एक आधिकारिक फाइल ले जाना भूल गए। विश्वेश्वर टुडू मयूरभंज से बीजेपी के सांसद हैं और पिछले साल जुलाई में कैबिनेट पुनर्गठन के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया था। हालांकि मंत्री ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह हमारे अभियान को पटरी से उतारने के लिए बीजेडी द्वारा पंचायत चुनाव से पहले चली गई चाल है। मैं पार्टी के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में नफरती बोल बोलने के मामले में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 27 जनवरी को सुनवाई होगी। याचिका 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम को लेकर है जिसमें चौहानके को लोगों के एक समूह को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलाते हुए देखा गया था। याचिका में कहा गया है कि ये कोई पहली घटना नहीं है जहां आरोपी सार्वजनिक कार्यक्रमों, अपने मीडिया हैंडलों या बिंदास बोल के जरिए नफरती बयान देकर और अपने समर्थकों को
हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए लड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उकसा रहा हो। शराब सस्ती करने पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के फायरब्रांड नेता उमा भारती के अलावा भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी शराबबंदी को लेकर आवाज उठाई है। बता दें, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले सप्ताह नई आबकारी नीति लागू की। नई नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है। नई नीति में सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे राज्य में शराब काफी सस्ती हो जाएगी। सरकार ने करोड़पतियों को घरों में ही बार की स्थापना की आज़ादी दे दी। आबकारी महकमे को 50,000 रुपए साल की वसूली फीस चुकाकर लोगों को घर में बार के लिए होम बार लाइसेंस देने का फैसला किया गया। घर में अधिकतम शराब और बियर का स्टॉक रखने की सीमा को भी बढ़ाकर 4 गुना तक करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने शराब और नशेबंदी के लिए पूरा झंडा उठा लिया है। उमा ने अपने आंदोलन की नई तारीख 14 फरवरी 2022 घोषित कर दी। उमा का कहना है कि शराबबंदी और नशेबंदी के लिए उनकी आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवकों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई है। शराबबंदी नशाबंदी मध्य प्रदेश में होकर रहेगी। उमा भारती ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हमारा शराबबंदी नशाबंदी अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है, शराब और नशे के खिलाफ है। सरकार में बैठे हुए लोगों को समझा पाना भी एक कठिन काम है। मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत में शनिवार सुबह आग लग गई। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोग घायल हुए हैं। 20 मंजिला ये इमारत कमला बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है और मुंबई के ताड़देव इलाके में स्थित है। आग 18वीं मंजिल पर लगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि हादसे के बाद 6 बुजुर्गों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था। जैन बौद्ध मॉन्क थिच नाहत हान का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। खबर है कि शनिवार की मध्यरात्रि में उन्होंने वियतनाम के ह्यू में अंतिम सांस ली। हान ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दक्षिण फ्रांस स्थित प्लम गांव में गुजारा। उन्होंने यहाँ एक रिट्रीट सेंटर की स्थापना की। अपने अनुयायियों के बीच वो थाई के रूप में जाने जाते थे। एपी के अनुसार हान के निधन की पुष्टि ह्यू स्थित टू ह्यू पगोडा के एक अन्य साधु ने की। बता दें, 1926 में जन्मे हान 16 साल की उम्र में ही मॉन्क बन गए थे। उन्होंने जीवन भर शांति के लिए काम किया। उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,37,704 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 24 घंटे पहले आए आंकड़ों से 9,550 मामले कम हैं। इसके अलावा इस दौरान कोरोना के कारण 488 लोगों की जान भी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।